नमस्कार। आप सबों का पुनः हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम डीपीएसपी के मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक और समपूरक हैं। देखेंगे कैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और डीपीएसपी वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, और कैसे ये सप्लीमेंट्री नेचर है। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग देखेंगे और समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसको जानेंगे, कैसे एक दूसरे को ये कंप्लीट बनाता है, कैसे एक दूसरे को ये सप्लीमेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है दैट इज एनश्राइंड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे कि कुछ गोल की बात करता है, विच टॉक्स अबाउट जस्टिस, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिबर्टी, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिबर्टी। तो जो एम अगर आप देखेंगे तो टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, इंडिविजुअल के राइट्स की बात होती है, आपके वोटिंग राइट्स की बात होती है, इंस्टीट्यूशन डेवलप करना होता है, इंस्टीट्यूशन आपके साथ बिहेव कैसे करेगा, तो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, स्टेट का लोगों के साथ रिलेशन कैसे होगा, तो रिलीजियस फ्रीडम होंगे, आपको कई सारे फ्रीडम दिए जाएंगे, आपको लिबर्टी दिया जाएगा, आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए ये एम है। जब आप जस्टिस की बात करें तो कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर करना। पॉलिटिकल जस्टिस तो फंडामेंटल राइट से मिल गया। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से मिलेगा, तो वो है आपका डीपीएसपी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दो एम है, एक तो आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दैट इज फुलफिल्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के द्वारा आपको मिलता है। तो ये आपका, इसी से आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए दोनों ही हेल्प करते हैं। दैट इज वाई दे आर वेरी fundamental principles of our constitution, that is fundamental rights and directive principle of state policy, because they help in achieving the aim enshrined in our preamble, that is justice और liberty। दोनों की बात हम करते हैं, फ्रीडम की भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले हम जानते हैं कि दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, विच मीन्स यू कैन मूव टू कोर्ट। आप कोर्ट जा सकते हो अगर वो डिनाई हुआ है, आपका राइट वायलेट हुआ है तो। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21। एंड दैट इज निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। निगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन योर राइट्स। आर्टिकल 13 याद कीजिए कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स और ऑल्टर्स योर फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाता है, यानी उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है, उसको सीमाओं के अंदर रखता है कि आप ऐसे कानून नहीं बना सकते हो जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। यानी नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स। उदाहरण है आपके पास आर्टिकल 14, 19, 21, दैट इज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टेब्लिश्ड अंडर मेनका केस। Article 14 talks about equality before law. Article 19 freedom of speech, right to life and dignity. Article 21 it guarantees freedom from state excesses. आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स, राज्य की मनमानी से आपको सुरक्षा देता है। अब डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। पॉजिटिव ड्यूटीज ऑन स्टेट, जैसे वहां नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव ड्यूटीज है, यानी आपके पास पॉजिटिवली कुछ काम करना है, सोशल एनवायरनमेंट इनेबलिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है ताकि लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। दिस एम्स एट वेलफेयर एंड जस्टिस ऑफ द सोसाइटी। उदाहरण है आपका आर्टिकल 39, 41, 47, लाइवलीहुड, इक्वल पे, वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन। दिस क्रिएट कंडीशन फॉर मीनिंगफुल लाइफ, दिस मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। यानी बोथ अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि both help people live a better life. Fundamental right as well as DPSP help people to live a better life. The focus of on conditions of life is DPSP, and they are not just talking about freedoms. So तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि without DPSP freedom becomes meaningless for the poor and needy. Without DPSP freedom becomes meaningless for the poor and needy.
So DPSP is very much essential for needy people, for poor, those who are not able, those who have no education, those who have no access to health care, न्यूट्रिशन, फूड, उनके लिए डीपीएसपी बहुत ही उनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट लाइफ एंड डीपीएसपी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फंडामेंटल राइट्स protect your life and DPSPs improve the quality of life. Together they ensure better and dignified human existence. Together fundamental right plus DPSP को अगर एक साथ रखेंगे तो this results in dignified living. Dignified living. Dignified living. That's why you can say they are complementary in nature. अब आगे बढ़ते हैं कि why fundamental rights and DPSPs are complementary in nature. Why complementary? Complementary का meaning होता है which means they support each other, which makes it complete. They support each other. How they support each other? Fundamental rights. How they support each other? Fundamental rights provide legal rights, protection from state accesses, and DPSP provides social and economic goals. एग्जाम्पल आप देखिए, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। राइट टू एजुकेशन की आप बात कर लें, राइट टू एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं, दिस वाज अर्लियर ओरिजिनली दिस वाज पार्ट ऑफ डीपीएसपी आर्टिकल 45। डीपीएसपी में ओरिजिनल अगर आर्टिकल आप देखें तो आर्टिकल 45 था, which talked about right to education. Later, this was added under fundamental right as 21A. तो जो पहले डीपीएसपी था अब वो फंडामेंटल राइट हो गया। तो कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिला कि जो डीपीएसपी में है दैट इज ऑल्सो राइट, दैट इज ऑल्सो राइट, दैट makes our right more stronger, more powerful, more humane, that you can say. Fundamental rights are the means and DPSPs are the ends, that you can say. So DPSPs strengthened and completed fundamental right. By this example, you can say that Article 45, originally this was a part of DPSP, and later fundamental right 21A became fundamental right by 86th constitutional amendment, which means that DPSP strengthened and completed fundamental right. Right to Article 21 की बात करें तो this has been expanded. अब राइट टू लाइफ का मतलब डिग्निफाइड लाइफ हो गया। तो डिग्निफाइड लाइफ का मतलब है कि कई सारे उसमें राइट्स कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा कई सारे राइट्स उसमें ऐड कर दिए, और जो आर्टिकल 21 में जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, they all are part of right to life now. These expansions are directly inspired by DPSPs under Article 39, 41, 45, 47. 47 हमने देखा पिछली क्लास में जो हेल्थ की बात करता है, 45 ओरिजिनली ये एजुकेशन की बात करता था, अब चाइल्डहुड केयर की बात करता है, अब 45, 41 राइट टू लाइवलीहुड, 39 राइट टू इक्वालिटी की बात, 39 मटेरियल वेल्थ के इक्वालिटी की बात करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात करता है, तो इक्वालिटी, एक्चुअल इक्वालिटी की वो बात करता है। तो ये सारे अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी का ही एक्सपेंशन, डीपीएसपी के ही नोवेल तरीके से इंटरप्रिटेशन के द्वारा आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हुआ है। तो कैसे ये एक दूसरे को म्यूचुअली रीइंफोर्स कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, ये आपका डीपीएसपी स्ट्रेंथेंड एंड कंप्लीटेड फंडामेंटल राइट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा आप बता सकते हैं। नाउ वाई दे आर सप्लीमेंट्री इन नेचर? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे आप न्यूट्रिशन में खाना खाने के बाद आजकल सप्लीमेंट्री डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्री मेडिसिन लेते हैं, ताकि जो खाने में जो आपकी कमी रह गई है उसको पूरा कर दे आपका वो न्यूट्रिशन जो के लिए जो आप टेबलेट्स खा रहे हैं, को भी वाइटमिन या मिनरल्स की कमी है वो आपको पूरा कर दे रहा है वो मेडिसिन। तो कैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट को पूरा कर रहा है, संपूरक कैसे है? वन फिल्स द गैप्स ऑफ द अदर, जो भी कमी रह गई है डीपीएसपी में या फंडामेंटल राइट में, तो एक दूसरे को वो पूरा कर ले रहे हैं, संपूरक है, सप्लीमेंट्स ईच अदर।
तो इसमें देखिए कि फंडामेंटल राइट्स के क्या लिमिटेशंस हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आर नेगेटिव इन नेचर, विच मीन्स दिस रेस्ट्रिक्ट्स स्टेट इंटरफेरेंस। रेस्ट्रिक्ट स्टेट इंटरफेरेंस यानी स्टेट को कुछ करने से रोकता है। तो जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लोगों को छोड़ देगा, लोगों को बोलेगा कि आप अपने राइट्स एंजॉय करो, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वैसे केस में वही लोग एंजॉय कर पाएंगे फंडामेंटल राइट्स को जो कि एजुकेटेड हैं, जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, इकोनॉमिकली सिक्योर हैं, जिनको लीगल अवेयरनेस है, अपने राइट्स के बारे में पता है, उसके रिकोर्स के बारे में पता है कि जहाँ वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कैसे उस राइट को दोबारा पा सकते हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनको फॉर एग्जांपल आप देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 में दिया गया है वो तभी मीनिंगफुल होगा जब आपके पास एजुकेशन है, तभी आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, यू हैव एक्सेस टू मीडिया, और द पर्सन इज नॉट स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक सर्वाइवल। अगर वो व्यक्ति बेसिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो फिर उसके फंडामेंटल राइट्स की क्या बात आप करेंगे, क्या फ्रीडम है उसके पास, कुछ भी नहीं है। सो फंडामेंटल राइट्स अलोन में बेनिफिट द एबल फ्यू। सिर्फ जो एबल हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं को फिर फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, बाकियों का क्या। अगर सिर्फ स्टेट को कह दे कि आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, लोगों को आपस में compete करने के लिए, अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए स्टेट को कुछ नहीं करना है, तो वैसे में तो वही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एबल है उसी वही अपने राइट को एंजॉय कर पाएगा, जो लोग वीक हैं, जो लोग पुअर हैं, जो नीडी हैं, जो अपने बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कैसे फंडामेंटल राइट को एंजॉय करेंगे प्रॉपर तरीके से। तभी यहाँ पे एंट्री होती है डीपीएसपी की। और डीपीएसपी क्या कहता है कि दिस इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, यानी उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, इनेबलिंग कंडीशन क्रिएट करेगा ताकि जो लोग जरूरतमंद है वो भी अपने राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय कर सकें। दे आर फोकसिंग ऑन अपलिफ्टिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड। जो लोग पिछड़े हैं, SC ST हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम करने की बात करते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। दिस क्रिएट्स कंडीशंस वेयर फंडामेंटल राइट्स बिकम मीनिंगफुल। फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये एनेबलिंग कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो राइट विदाउट रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं आप, तो आप क्या हो जाएगा, सिर्फ पेपर पे आपको अधिकार मिले हैं। रियल राइट्स, मीनिंगफुल राइट्स के लिए डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको बोल रहे हैं कि ये सप्लीमेंट करता है, इसको सप्लीमेंट करता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम की ही बात कर लीजिए। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, इससे क्या मिलता है आपको, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा तभी आपका एजुकेशन बेटर होगा, एजुकेशन इंप्रूव करेगा। मिड डे मील एक स्कीम है जिससे आपको न्यूट्रिशनस फूड मिला, और ये आपको क्या करेगा, बेटर आपकी लर्निंग कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके मेंटल फैकल्टीज को ग्रो करेगा, जिससे आपका लर्निंग बेटर होगा, आपका एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन है उसको आप बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा जो अब VBG राम जी है, दिस प्रोवाइड्स लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, और जब इनकम होगा तभी आप कह सकते हो कि राइट को आप मीनिंगफुली एंजॉय कर सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए आर्टिकल 39 में, दैट रिड्यूसेस मटेरियल इनइक्वालिटी बिटवीन लैंडलेस लेबरर्स एंड लैंड ओनर्स। इनके बीच में वो इक्वालिटी इंश्योर करता है बाय लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होता है, दिस सपोर्ट्स एक्चुअली इक्वालिटी की बात अगर आप करें, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन वो कब होगा, जब आपके पास मटेरियल इक्वालिटी होगा, तभी तो आप फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी को एंजॉय कर सकते हो। दिस सब्सटेंटिव रियल इक्वालिटी की बात करें तो तभी होगा जब आपके पास मटेरियल वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, वो भी कुछ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो राइट्स विदाउट रिसोर्सेज इज जस्ट पेपर राइट्स, नॉट मीनिंगफुल राइट्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए कि इससे रिलेटेड जो रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में है, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन थे, इसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो अगर आप देखेंगे, चंपकम दोराई राजम 1951, ये मामला था, तमिलनाडु ने अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में SC ST को रिजर्वेशन दे दिया। ये रिजर्वेशन चैलेंज किया गया कि दिस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29(2) which talks about that there should not be any discrimination in admission on the ground of religion, caste, language, ये सब उसमें बातें लिखी हुई हैं। And this is against the principle of equality,
दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 51 टॉक्स दैट, उसमें लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। कास्ट सब दिया गया है, और ये कास्ट के बेसिस पे आप कैसे एडमिशन दे रहे हो, यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसमें जो जजमेंट आया, इसमें जो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, उसको जस्टिसिएबल बनाया गया है, डीपीएसपी से ज़्यादा उसकी सुप्रीमेसी है। इसलिए ये जो आपने तमिलनाडु जो रिजर्वेशन दिया है वो क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल, और डीपीएसपी कैनॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। और 46 कहता है कि एससी एसटी वीकर सेक्शंस के लिए ये जो लड़ाई थी 46 वर्सेस आप कह सकते हैं आर्टिकल 15, 29, 2, ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं, और ये 46 डीपीएसपी है। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की ये जो लड़ाई है, और इसमें जीता कौन, तो फंडामेंटल राइट जीत गया। फंडामेंटल राइट इसमें जीत गया। कोर्ट क्या कहा कि डीपीएसपीज आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स, यानी हायरार्की की बात करता है जिसमें डीपीएसपी नीचे आता है हायरार्की में, और इसके ऊपर आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, सबऑर्डिनेट पोजीशन है डीपीएसपी का। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी वही पेपर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि फॉर्मल इक्वालिटी वाज प्रायोरिटाइज्ड। इससे सब्सटेंटिव इक्वालिटी नहीं आएगा। सब्सटेंटिव इक्वालिटी तभी आएगा जब आप रिजर्वेशन दोगे, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पढ़ाई करने का हायर एजुकेशन में। तो ये फॉर्मल इक्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया, यानी स्टेट कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, छोड़ दो लोगों की मर्जी पे। डीपीएसपी को उन्होंने सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रख दिया। सोशल जस्टिस का जो गोल्स था उसको कमजोर किया इसने। इसका रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 15(4) क्लॉज जोड़ा गया। 15(4) क्लॉज जोड़ के साफ साफ लिख दिया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एस सी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। SEBC का टर्म उसमें यूज किया गया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC। SC ST एंड SEBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा। साफ साफ लिख दिया, कहाँ दिया जाएगा, तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाएगा। उसके बाद ये भी लिखवा दिया गया कि दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1) एंड 29(2), साफ साफ लिखवा दिया गया आर्टिकल 15 के अंतर्गत, यानी इसको हम इक्वालिटी का वायलेशन नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ये वाला चीज़ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को फैसिलिटेट किया, और 46 का जो गोल था सोशल जस्टिस इंश्योर करना, गोल्स को उसने इंपॉर्टेंस दिया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये चंपाकम दोराई रजम की वजह से आया था। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकेंड जो गोलकनाथ, इसमें एक स्टेप फर्दर चले गए। 1967 का मामला है ये। 1967 स्टेट ऑफ पंजाब का लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून था जिसको चैलेंज किया गया। जजमेंट क्या आया, इसमें कहा कि पार्लियामेंट नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, यानी पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालत में आप छीन नहीं सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट। इवन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपीज यू कैनॉट सप्रेस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम बता दिया। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी को इसने प्रायोरिटीज दिया, इंडिविजुअल लिबर्टी को स्टेट के एक्शन से प्रोटेक्ट किया। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, वेलफेयर लेजिस्लेशंस एंड डीपीएसपीज गॉट अफेक्टेड। लड़ाई क्या हो रही थी, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि गोलकनाथ के पास अगर ज़्यादा ज़मीन है तो उससे ज़मीन लेके और गरीबों में, नीडी जो है लैंडलेस हैं, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी दिया था आर्टिकल 31 के अंतर्गत, उसका वायलेशन हो रहा था। अगर किसी की प्रॉपर्टी को आप आर्बिट्ररी तरीके से छीन रहे हो तो उसको आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम प्रॉपर कॉम्पनसेशन देने की स्थिति में नहीं है, हम कुछ भी जो भी अमाउंट होगा थोड़ा बहुत हम दे देंगे, मार्केट वैल्यू हम देने में नहीं है सक्षम। और कोर्ट कह रहा है कि रीजनेबल अमाउंट देना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो लड़ाई था इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में और गहरा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आफ्टर दिस गोलकनाथ जजमेंट की फंडामेंटल राइट को उसने सुप्रीम ठहरा दिया। अब ये लड़ाई पहुंचती है केशवानंद भारती 1973। ये बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। उसमें कहा था कैनॉट अमेंड, तो गोलकनाथ को इसने ओवरटर्न कर दिया, कहा कि फंडामेंटल राइट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इट कैनॉट अमेंड
इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसने बोला कि समय समय पे मैं बताता रहूँगा। वैसे जो आज के डेट में प्रियम्बल में जो भी प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, जो दिए गए हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये सारे क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि उसको कोई भी सरकार चाहे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके उसको अमेंड नहीं कर सकती है। दीज आर द कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द रूलिंग मेजॉरिटी, बाय द पार्लियामेंट। सो इसके अंदर क्या हुआ कि इसने कहा कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इज एसेंशियल। यानी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स को अगर कर्टेल किया जा रहा है, जिससे लार्जर सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, लार्जर सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोशन हो रहा है, तो हम लोग उस केस में फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लड़ाई थी, आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी वर्सेस आर्टिकल 31 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो ये कहता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, लैंड रिफॉर्म की बात करता है, ये कहता है फंडामेंटल राइट। तो कहा कि 39 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बिकॉज इससे लार्जर मास के इंटरेस्ट को सर्व होगा। तो केशवानंद भारती ने इसको माना कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 39 को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या है, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में है, लार्जर सोशल जस्टिस के इंटरेस्ट के लिए है। और सोशल जस्टिस क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सोशल जस्टिस आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट से जो शिफ्ट हुआ, बैलेंस की तरफ हुआ कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। लास्ट जो फाइनल क्लैरिटी जो आई मिनर्वा मिल्स वाले जजमेंट में, जो कहता है कि दोनों एक ही चैरियट के व्हील्स हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं वर्डिंग्स आपके पास सामने लिख दिया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution। यानी किसी एक को प्राइमेसी नहीं देना है, किसी एक को दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताना है कि डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों के बीच में बैलेंस होगा। तभी जो है, दो पहियों पे अगर आपका रथ खड़ा है, तो एक पहिए को अगर थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। यानी दोनों पहियों को एक साथ चलाना है, यानी दोनों के बीच में संतुलन, बैलेंस क्रिएट करना ही एम है। तो क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि डीपीएसपीज आर सुपीरियर इन नेचर, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। डीपीएसपी को उसने सुप्रीम पोजीशन पे लेके गया था, यानी फंडामेंटल राइट को ही सबऑर्डिनेट पोजीशन पे ले गए थे। जो पहले चंपकम दोराई में राजम में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, और गोलकनाथ में कहा कि सैक्रोसैंक्ट, और डीपीएसपी सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखा। इस हायरार्की को पूरी तरह से टर्न कर दिया 42nd अमेंडमेंट ने कि डीपीएसपीज आर प्राइमेसी, उसकी प्राइमेसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स सबऑर्डिनेट रह सकता है। यानी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, उसके लिए अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है 14, 19, 21, तो होने दो, कोई बात नहीं, या 31। तो इसमें बैलेंस की बात की गई मिनर्वा मिल्स में, जो कहा कि आप हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के बीच में हार्मनी होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी फंडामेंटल राइट्स अगर, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर रहते तो एलिटिस्ट हो जाते, यानी इलीट लोगों को, जो लोग वेल ऑफ हैं, उनको फ़ायदा होता। डीपीएसपी अगर सिर्फ डीपीएसपी रहता तो 42nd अमेंडमेंट के बाद जो हुआ था कि अथॉरिटेरियन हो जाएगी सरकार, लोगों के पास अधिकार है, यानी सरकार के पास सीमाएं हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट। तो सिर्फ अगर डीपीएसपी रहता, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता, तो सरकार अथॉरिटेरियन हो जाती। सिर्फ फंडामेंटल राइट होते, डीपीएसपी नहीं होता, तो एलिटिस्ट हो जाता, यानी आप सोशल जस्टिस, पुअर, नीडी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही क्या है, इंडिस्पेंसिबल है। बोथ आर एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने जो एनविजन किया था, जिन्होंने विजन दिखाया था कि हमारा सोसाइटी कैसा हो, जस्टिस के प्रिंसिपल के आधार पे हो, लिबर्टी भी हो, जहाँ इक्वालिटी भी हो।
तो दोनों उस गोल को अचीव करने के लिए इंडिस्पेंसेबल है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में वाई फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इन नेचर, ये आपको समझ में आया होगा। वाई दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर ensuring for achieving the goals of our constitution which is enshrined in the preamble। तो ये सब आपको बेहतर क्लैरिटी हुई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग आपको MCQs 10 MCQs करेंगे जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस अलग से, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। तब तक के लिए आप सबों का अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। हमारे लगभग 8000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उन सारे सब्सक्राइबर को मैं तहे दिल से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहिए और हमें ग्रो करने का मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विल मीट सून।